लिव इन रिलेशनशिप जो है वो हमारे भारत में इतना बढ़ता जा रहा है, क्या वो हमारी परंपराओं के लिए चुनौती तो नहीं बनता? कोई प्यारा सा आपके जैसा लड़का ढूंढा जाए, प्रेम तो बस प्रेम है, प्रेम हो जाता है। ये आप वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं कि मर्दों को बोलते हैं कि नहीं नहीं आप दबे रहिए बस? अगर आपको 4 स्त्रियां बुरी दिखी तो आपको 40 पुरुष भी तो बुरे दिखने चाहिए। बिल्कुल, मैं पूरे मर्दों की तरफ से बोलना चाहूंगा कि वो कुछ व्यक्ति हैं जो महिलाओं को दबाते हैं, नहीं तो हमने महिलाओं को तो अपने से ऊपर रखा है। महिलाओं के जीवन का आज भी संघर्ष खत्म नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि और जिनकी जरूरत होती है बढ़ने की वो बेचारी दबी रह जाती है और समाज उनको दबाता है, उनके घर की उनको दबा के रखता है। देखिए, जिनको कम कपड़े पहनना आज़ादी समझ में आता है, जिनको पिता पुत्र इन सब से परे रहना आज़ादी समझ में आता है, मैं उन स्त्रियों की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं उन्हें स्त्री समझती ही नहीं हूँ। महिलाओं के बिना तो भारतवर्ष नहीं चल सकता एक कदम भी। जैसे कि श्री राम सेना जो कर रही है, जो स्त्रियों के लिए कर रही है, शिक्षा से लेके अन्य जितने भी विषय में। बॉलीवुड के मंच की बात करते हैं तो बॉलीवुड ने महिला को ऐसे दिखाया, एक लड़की को ऐसे दिखाया जो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे जो लड़कियों के दिमाग पे है वो बैड इम्पैक्ट जाता है कि हम अगर ये करेंगे तो इससे हमारा नाम होगा, ये करेंगे तो इससे घर में पैसे आएंगे। मैंने आज भी देखा है कि किसी भी अच्छी रील को आप उठा के देख लीजिए, उसमें व्यूज नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ पे अंग प्रदर्शन फुहड़ता रहती है, मिलियन मिलियन में व्यूज जाते हैं। हम उस चीज को नकारते भी हैं लेकिन आनंद भी लेते हैं। छावा मूवी बनी, मैं कहती हूँ कितने लोगों ने अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को, बेटों को, बहुओं को दिखाया होगा। प्रेमानंद महाराज जी ने एक वाक्य बोला, जी जी, बल्कि वो वाक्य दोनों के ऊपर था, पुरुष के ऊपर भी, महिला के ऊपर भी, लड़के के ऊपर भी, लड़की के ऊपर। जी जी, आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप थोड़ा सा पैर अपना दिखा दीजिए या थोड़ा सा आप अपने आप को अंग प्रदर्शित कर दीजिए, करोड़ों करोड़ में आप खेलेंगे। जो लोग 2 दिन पहले ही उनका स्टेटस लगा रहे थे अपने इंस्टाग्राम या हैंडल पे, और उन्होंने बहिष्कार शुरू कर दिया। तो जब तक ये दो तरफा हम जीवन जिएंगे तब तक ऐसी भ्रष्ट चीजें होती ही जाएंगी। एक गंदी सी सीन देखने के लिए पूरे पूरे सिनेमा हॉल में भीड़ मच जाती है। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो आपको दिल को छूने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं प्रयागराज की पुत्री, मेरी बड़ी बहन प्रीति जी। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं प्रीति पांडे, वैसे तो मूलतः प्रयागराज से, लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो प्रतापगढ़ से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। हमारा इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। आप देख रहे हैं शुद्ध टॉक्स का एक नया पॉडकास्ट। सबसे पहले प्रीति जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आज जो हिमाचल का हॉट टॉपिक है, बद्दी के रोड, तो आपको प्रयागराज से इधर आते हुए सबसे ज्यादा पसंदीदा रोड कौन सा आया? देखिए, अब जिस शहर में आई हूँ वहां की बुराई करना तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी यदि आपको पेट का कोई भी विकार हो, कोई रोग हो और आप चंडीगढ़ से बद्दी चले आए तो यकीन मानिए सारे योग प्राणायाम वहां से यहाँ तक की स्थिति में बन जाएंगे। यदि आप वहां से दूध लेके आए हैं तो यहाँ आते आते वो दही बन जाएगी। हम जानना चाहेंगे कि आपको, जो मेरा कॉमन सवाल है सभी से होता है, कि आपको हमारा छोटा सा सेटअप कैसे लगा, ये हमारी मुहिम कैसी लगी शुद्ध टॉक्स की? बहुत अच्छी लगी। पिछली बार भी मैं बहुत मिस कर रही थी, किन्हीं कारणवश मैं नहीं आ पाई, लेकिन इस बार मैंने पहले से ही प्लान बनाया था। मैंने अंकित भैया से भी कहा हुआ था कि मैं आऊंगी तो मैं पॉडकास्ट जरूर करूंगी, और मुझे बहुत अपनापन सा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। हमने सुना है कि एक कवित्री की आवाज यानी एक कॉल की आवाज, तो आप कुछ पंक्तियों से शुरुआत कीजिए शुद्ध टॉक्स के पॉडकास्ट का। जरूर। देखिए, कवित्रियों की आवाज बहुत सुरीली होती है, लेकिन मैं बीच की कवित्री हूँ, ना मैं बेसुरी हूँ और ना सुरी, तो बहुत मध्यम स्वर में अपनी चीजें मैं सुनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरी टीम को भी, और हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं मैं उन्हें भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। 4 पंक्तियां, क्योंकि जैसा माहौल है उस माहौल को देखते हुए आज के इस शुभ अवसर पर निवेदित करती हूँ। छोटी सी भूमिका की एक महिला जिसका पति सरहद पर शहीद हो गया है, जब वो पति एक नायिका के पास नहीं रहता तो वो किस तरह से याद करती है। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ। मन की सरहद में घूम लेती हूँ, मन की सरहद में घूम लेती हूँ, इन हवाओं में झूम लेती हूँ, याद जब भी तुम्हारी आती है
याद जब भी तुम्हारी आती है, मैं तिरंगे को वाह, चूम वाह। लेती हूँ, मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ। इसके बाद तो एक ही मुंह में लफ्ज आता है, भारत माता की जय। हाँ जी, जी, बिल्कुल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पुनः-पुनः बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। हम पूछना चाहेंगे कि एक कवित्री की कविता कहाँ से शुरू होती है? देखिए, कविता किसी कवि या कवित्री में शुरुआत जैसा कुछ नहीं होता, ये भाव है। अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो हर व्यक्ति एक कवि होता है, जिसके अंदर भाव होते हैं, जिसके अंदर विचार होते हैं, जिनके अंदर दया, करुणा, क्षमा, त्याग जैसा स्वभाव होता है, वो सभी मन के कवि होते हैं। बस कवियों में एक थोड़ा-सा अंतर होता है कि अपने शब्दों को कहने की, अलग से कहने की एक क्षमता आ जाती है, जो माँ भगवती दे देती हैं, बाकी हम सब कवि हैं। हमें पीड़ा का अनुभव होता है, हमें जी। प्रेम का अनुभव होता है, हमें क्रोध का अनुभव होता है, हमें बिल्कुल। खुशी का अनुभव होता है, हम मोह में जकड़े रहते हैं, तो हम सभी मन से कवि हैं। बस जिसको कहने का तरीका आ गया, शब्दों को जोड़-गाँट कर जिसको कहने का तरीका आ गया, वही कवि है। और आपको किस उम्र में ये कहने का तरीका आ गया था? हाँ, देखिए मैं तो बहुत बचपन से मेरी एक आदत थी शुरू से ही अब तो थोड़ा-सा मैं मुखर हुई हूँ। वैसे महिलाओं के साथ उम्र की बातचीत करनी नहीं चाहिए, मगर हाँ, नहीं महिलाएँ हमेशा 16 की थी, 16 की हैं और 16 की ही रहेंगी। बहुत बड़ा अत्याचार है जो उनको 16 से 17 कहे। एक बहुत छोटा-सा मुझे वाकया याद आता है, एक महिला ऑपरेशन थिएटर में गई, तो उसको वहाँ पे एनेस्थीसिया इंजेक्शन देना था, तो वो ऐज के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि कौन किस ऐज का, ऐसा डॉक्टर मुझे लगता है पूछते हैं, मेरे साथ ऐसी कोई घटना हुई नहीं। जी। तो उनसे पूछा जाने लगा कि मैडम आप अपनी सही उम्र बताइए, जिससे आपको सही डोज़ दी जा सके। ऐसा ना हो कि डोज़ गलत दी जाए और आपकी बेहोशी समय से पहले खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि 25 साल लिख लीजिए। तो जो वहाँ नर्स थी और जो कंपाउंडर था उसने कहा कि मैम बिल्कुल सच-सच बताइएगा क्योंकि ज़रा-सा भी डोज़ कम या ज़्यादा होगी तो ऑपरेशन में दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 30 साल लिख लीजिए। तो उसने कहा कि मैम देखिए हमें थोड़ा-सा संशय हो रहा है, आप सही-सही बता दीजिए, हमारी नर्स जैसे ही इंजेक्शन लगाएगी अगर ज़रा-सा भी उम्र में फ़र्क समझ में आया, जी। तो वो 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में आपको होश आ जाएगा और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो बोली कि अच्छा ठीक है 35 लिख लो। लास्ट में पता नहीं कंपाउंडर को क्या सूझा, उन्होंने कहा कि मैम प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सही उम्र बता दीजिए, डॉक्टर से लेके हम सभी पूरा हॉस्पिटल हमारा फँस सकता है अगर आपको ऑपरेशन के समय होश आ गया तो। महिला बहुत गुस्से में बोली कि मैं मर जाऊँ या डॉक्टर फँस जाए, कुछ भी हो जाए, 40 से ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी। तो महिलाओं का स्वभाव होता है, ये अपनी उम्र से कम बताती है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो पिछले 4 साल से 30 साल की है, वो अभी भी 30 की ही बताती है। हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएँ अपनी उम्र को सही बताती हैं, उनसे जीवन में कुछ भी छिपता नहीं है। महिलाएं वो इसलिए करती हैं ताकि मोमबत्तियों को जो खर्चा है वो बच सके हर साल। वो एक बार ले सके और हर साल चले। हाँ, देखिए महिलाएँ 2 बात कभी नहीं करती हैं, अगर वो 30 की हैं तो 30 की थी, 30 की ही रहेंगी। बिल्कुल, पुरुष हर बिल्कुल। साल अपना जन्मदिन बनाते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, महिलाएँ हमेशा महिलाएं गम नहीं मनाती, पुरुष के पास गम मनाते हैं। जी, जी। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि ये भाव मेरे शुरू से ही थे। जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है 9th या 10th में मैं रही होंगी, तो मैं मानस और भी बहुत सारी कविताएँ या गद्य की जो कहानियाँ रहती थी, उनको मैं बहुत पढ़ती थी। तो वो मेरे स्वभाव पे निर्भर रहता था, जैसे मैं कभी बहुत दुखी हूँ, तो मैं गद्य शैली में चीज़ों को लिखती थी। जब मैं बहुत खुश हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें तो पहले गद्य शैली से मैंने शुरुआत की। जी। उसके बाद मैंने लेखन में जैसे किसी को शुभकामनाएँ प्रेषित करना हुआ या हिंदी गानों का या भोजपुरी गानों का उनका पैरोडी भक्ति गीत, इस तरीके से मेरी छोटी-छोटी शुरुआत हुई थी। उस समय मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भगवती इतनी अच्छी कृपा करेंगी, सबका इतना आशीर्वाद मिलेगा। फिर धीरे-धीरे ग्रेजुएशन में आते-आते थोड़ा-सा परिपक्वता आई, थोड़ा-सा तुकबंदियाँ करनी शुरू की, फिर विवाह हुआ तो थोड़ा काम-काज में व्यस्त हो जाना। अगर प्रॉपर तरीके से बात की जाए तो 2020 से लेखन और मंच दोनों निरंतर चल रहे जी। हैं। तो 9वीं 10वीं में जब आपने शुरुआत की, वो तार कुमार विश्वास जी के साथ स्टेज तक लेके गई। जी, जी, जी। तो वैसा एक काव्य हमें बताइए कि वो क्यों, कैसे मुमकिन हो गया? देखिए मुझे ये लगता है कि इंसान कभी कुछ नहीं करता। जब ईश्वर को कुछ अच्छा करना होता है तो वो निमित्त बनाता है। कभी वो कलम को निमित्त बनाता है, कभी किसी व्यक्ति को निमित्त बनाता है। हम सिर्फ़
क्रियान्वयन करते हैं। जैसे आपने शतरंज का खेल देखा होगा, जी प्यादे रहते हैं, घोड़ा रहता है, सैनिक, वजीर सब कुछ रहते हैं, लेकिन चलने और चलाने वाला कोई और रहता है। जी शय और मात का खेल कोई और खेलता है, प्यादे बस उनको जहाँ पे उठा के आप रख देंगे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे लिए आज यहाँ इस पॉडकास्ट में आना या परमार भैया की वजह से बद्दी में आना या कुमार सर तक की यात्रा या देश के और बहुत से बड़े-बड़े नामचीन कवि हुए, बहुत अधिक जगहों पे जाना हुआ, तो ये मेरे लिए अकल्पनीय था। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने मन में किसी चीज़ को ध्येय बनाकर कोई काम नहीं किया था। जैसे कुछ लोगों का एक ध्येय होता है कि मुझे ये करना है। मैंने कभी ऐसा ध्येय नहीं बनाया था। मुझे ये था कि बस करते जाओ। जब आप निरंतर चलते हो तो चीज़ें आपके पक्ष में आती हैं। जब आप मन से हार के चीज़ों को बंद कर देते हो, मैंने एक बार कहीं लिखा हुआ था कि जीत-हार ये बहुत अलग की चीज़ है। जी हारता वही है जो हारने से पहले ही हार मान लेता बिल्कुल है। बिल्कुल और हम में से हमने देखा है कि 80% लोग सिर्फ़ इसी उधेड़-बुन में हारते हैं कि उन्हें हारने का भय रहता है। जी हार बिल्कुल जैसा जीवन में कुछ होता नहीं, या तो आप सीखते हैं या तो आप जीतते हैं। और जब आप हारते हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा-सा और प्रयास करने की ज़रूरत होती है। आवश्यकता है। तो जब शुरुआत के मंच हुए, गोष्ठियों से शुरुआत हुई थी, लगभग 14 या 15 से गोष्ठियों में आती जाती थी। बहुत धैर्य से सबको सुनती थी और लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे अधिक जो सीखा वो ये कि आपको क्या करना है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आपको क्या नहीं करना ये पता रहे। हमारे गुरुजी सॉरी हैं अभी सौरभ राजमूर्ति दादा, उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि आपको क्या लिखना है, ये आप बाद में तय करेंगे। पहले आप ये तय करिए कि आपको क्या-क्या नहीं लिखना। जी हमारी स्थिति कभी जब हम दुखी दुखी होते हैं तो हम नकारात्मक चीज़ें लिखते हैं। नकारात्मक चीज़ें वो क्षणिक दुःख होता है, आज हमें दुःख है, कल हम शायद खुश हो जाएँगे, लेकिन हमारी जो लिखी चीज़ है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में लौट के फिर हमारे पास आती है, हर जगह से बिल्कुल होकर। सत्य बिल्कुल तो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, इन्हीं सारी प्रक्रिया को देखते-देखते 20 का मंच हुआ, फिर एक मंच से दूसरा मंच, दूसरे से तीसरा मंच। अपनी सरलता, सहजता से सबका बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर अचानक से कुमार सर का आमंत्रण आया और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए तो वो भी बहुत अनुकरणीय थे, उनको भी मैंने बहुत सुना हुआ था। लगभग 2004 या 5 में जब कविता का "का" नहीं आता था, तब मैंने शायद उनका सुना था, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। उस समय ये लगता था कि ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये नहीं पता था कि कविता जैसा है। फिर मैंने कविता तिवारी दीदी को सुना हुआ था, उनका मुरारी बापू के साथ एक मंच हुआ था जिसमें उन्होंने बेटियों के विषय में, जी जी तो वो चीज़ बहुत प्रभावित की। मैंने अनामिका अंबर दीदी को सुना हुआ था, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें देखते-सुनते ये कभी नहीं सोचा था कि इनके साथ जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ से प्योर रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, जब आपका मन साफ रहता है, तो मुझे लगता है कि दुनिया में आपकी ऊँचाई और आपकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। तो शायद यही सब आशीर्वाद था लोगों का और संबल था, जो वहाँ तक पहुँची मैं। आपने अभी बताया कि आपका स्वप्न था एक बड़े मंच पे बड़े काव्य के साथ बैठने का, वो आपने पूरा किया और उसके बाद अब आप बद्दी में दूसरी बार आए हैं। तो आपको बद्दी में किसने प्रेरणा दी कि ये एक अच्छा शहर है और यहाँ पे आगे आ सकते हैं ऐसे करके? देखिए, बद्दी में मेरा तीसरी बार आना हुआ है। पिछली बार एक कवि समागम में अंकित परमार जी से मेरा मिलना हुआ था जी और एक ऐसी बॉन्डिंग बनी, मेरा जल्दी किसी से मन नहीं मिलता क्योंकि मैं बहुत मुखर हूँ। मैं मतलब सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मेरी मित्र मंडली या मेरे अपने लोगों में बहुत चुनिंदा लोग रहते हैं। तो मेरा सौभाग्य और अंकित का भी सौभाग्य है कि मुझ जैसी महान हस्ती से इनका मिलना हुआ। तो मैं मानता हूँ वहाँ अंकित जी का ज्यादा सौभाग्य है। नहीं, सौभाग्य दोनों का होता है। उँगलियाँ जब इकट्ठा मिलती हैं तभी वो मुट्ठी बनती है, तो हम सब बिल्कुल लोगों का अपना महत्व है। तो इनसे मिलना हुआ, इन्होंने अचानक से आमंत्रण दिया और यकीन मानिए उस समय मैं एक कार्यक्रम छोड़ कर आई थी, शायद अंकित भैया को याद होगा। एक शायद इस शहर से एक जुड़ाव कहिए या एक अपनत्व कहिए या एक बार-बार आने का एक प्यारा-सा संबंध कहिए। जब अंकित ने आमंत्रण दिया तो कार्यक्रम छोड़ के आई और यहाँ पे सबसे इतना अपनापन मुझे मिला कि मुझे फिर कभी ये नहीं लगा कि ये शहर मेरे प्रयागराज से या मेरे प्रतापगढ़ से अलग है। मैं आज भी सारे कार्यक्रमों में सबसे पहली प्रमुखता बद्दी को देती हूँ। यहाँ पे जब मैं आई तो श्री राम सेना से जुड़े हुए जिनका संयोजन उन्होंने किया हुआ है आदरणीय राजेश जिंदल जी से, जी उनके जब मैंने व्यक्तिगत भाव समझे, व्यक्तिगत भाव जाने,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई व्यक्ति निष्पक्ष अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के सुख-दुःख के लिए किस तरह से समर्पित होता है, तो मैं बहुत प्रभावित हुई यहाँ के लोगों से। और विशेषकर राजेश जिंदल जी की बात की जाए, वेद मिश्रा भैया की बात की जाए, अंकित परमार की, या मैं आपकी भी बात करूँ, तो आपने भी बहुत प्रभावित किया मुझे। धन्यवाद बहुत-बहुत। मगर मैं जानना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल में बद्दी एक बहुत बड़ा सत्ता का मंच है। जी, जी। तो आपको कितना विश्वास है श्री राम सेना बद्दी के ऊपर? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि आप कितना भी पाप कर लीजिए, लेकिन अंतिम समय में यदि आपके मुख से श्री राम जी का नाम उच्चारित हो गया, तो आप बैकुंठ जाएँगे। बिल्कुल। तो जहाँ पे प्रभु का नाम ही जुड़ा है, जिस सेना का नाम ही उनके नाम से है, तो तरना तो तय है। इसमें कोई शंका या संदेह नहीं। असंभव से भी असंभव कार्य को श्री राम जी संभव बनाते हैं, तो जो उनका ध्येय है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि बद्दी के और भी लोग जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे या जो वर्तमान में इसको सुन रहे हैं, वो सब भी बिल्कुल मन से उस संस्था से जुड़ें और जितना हो सकता है समर्पित रहें उस संस्था से जुड़कर लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हो। देखिए, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि दर्द जिसको हो दवा उसी के लिए होती है। जी। आप अगर किसी सही व्यक्ति को दवा देंगे तो वो दवा उसको नुकसान करेगी। बिल्कुल। तो जो ज़रूरतमंद को चीज़ें पहुँचाने का, मुहैया कराने का जो कार्य श्री राम सेना कर रही है, ये आगे चल के बहुत बड़ा एक मील का पत्थर सिद्ध होगी बद्दी की जनता के लिए। एक महिला के लिए श्रृंगार उसका सबसे बड़ा, तो आप कहना चाहें तोहफा होता है या वो धारण करते हैं, तो उसके साथ साथ कवि होना, कवित्री होना, तो वो कितना बड़ा सौभाग्य है। देखिए, दुनिया में प्रेम के अलावा कोई भी न वस्तु सत्य है, न व्यक्ति सत्य है, न स्थान सत्य है। सब, अगर किसी भी चीज़ का आप निष्कर्ष निकालेंगे, तो सब में आपको प्रेम दिखेगा। मैंने बहुत सारे मंच पे या बहुत सारे लोगों से सुना है कि भाई वीर रस की बातें करो या हास्य की बातें करो। मैं उन वीर रस वालों से भी ये प्रश्न पूछती हूँ कि आपको भी तो भारत माता से प्रेम है, आपको भी तो अपनी वतन की मिट्टी से प्रेम है। यदि आपका मुझसे प्रेम ना होता, हमें हमारे देश से ना प्रेम होता, हमें हमारे देश की मिट्टी से ना प्रेम होता, हमारे प्रकृति पर्यावरण, अगर हमें प्रेम ही ना होता तो हम किसी जंगल में बैठ के धुनी रमाए बैठे होते। तो दुनिया में सब कुछ जो घटित हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण हो रहा है। हम लोगों ने अपनी संकुचित मानसिकता के कारण प्रेम को सिर्फ स्त्री पुरुष के प्रेम तक निर्धारण उसका कर दिया है। जी। जैसे मैं देखती हूँ कि जब भी हमारे चैनल्स पे कुछ सीरियल्स आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से यहाँ के श्रोताओं को बताना चाहती हूँ। हमें कृष्ण जी के चरित्र को सिर्फ ये घुमाकर दिखा दिया गया है कि सिर्फ राधा से प्रेम के कारण उनका अवतरण हुआ है, जबकि हम उनके पूरे 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण जी रहे हैं और जन्म से लेकर अंतिम समय तक उन्होंने चमत्कार पे चमत्कार किए हैं। लेकिन हमारी मानसिकता उनको सिर्फ गोपियों और राधा तक सीमित करके रख देती है। उसी तरह से जब हम श्रृंगार की बात करते हैं, तो श्रृंगार का मतलब सिर्फ पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के प्रेम तक ही लोग समर्पित कर देते हैं। मुझे लगता है कि प्रेम बहुत व्यापक शब्द है। किसी भी जीव, किसी भी जंतु से हो सकता है, प्रकृति से हो सकता है, देश से हो सकता है, अपने देश की मिट्टी से, किसी से भी प्रेम हो सकता है। प्रेम को आप परिभाषित कर ही नहीं सकते छोटे शब्दों में, हर किसी से प्रेम है। प्रेम की बात आपने कर ही दी, तो मेरे दर्शकों के लिए 2 लाइनें प्रेम के लिए। चलिए, 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। देखिए, जब आपको नायिका या नायक के लिए प्रेम होता है, तो उनके चेहरे, उनकी आंखों में, उनके शब्दों में आप इस तरह से घुल जाते हैं कि आपको स्वयं का भान नहीं रहता कि हम भी कुछ हैं। तब 4 पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ अपने उस अटल प्रेम के नाम। सुबह को रोशनी देती है सुरभित शाम की खुशियां, अगर तुम ना हो जीवन में तो फिर किस काम की खुशियां। वाह वाह। चले आए हो पतझड़ में सुरभि बन दूर मत जाना, चले आए हो पतझड़ में सुरभि बन दूर मत जाना, हमारी अंजुरी में भर के अपने नाम की खुशियां। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो अगले प्रश्न भूल जाता हूँ जब आप बोलने लगते हैं। जी जी, ये श्रृंगार की ताकत है।
तो शादी हुई है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। तब आप सुरक्षित जोन में हैं। नहीं, मैंने कई बार देखा है कि आप मंच पे जो पुरुष है शादीशुदा, उनकी टांग बहुत खींचते हैं। मुझे अच्छा लगता है। तो ये आप वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं कि मर्दों को बोलते हैं कि नहीं नहीं आप दबे रहिए बस? नहीं, देखिए हमेशा से तो स्त्रियों को दबाया गया है। अभी देखिए 4 घटनाएँ कुछ आसुरी प्रवृत्तियों ने की तो सारे मर्द डर गए। अब मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप डर किससे रहे हैं? आप अपनी माँ से डर रहे हैं, आप अपनी बहन से डर रहे हैं कि आप अपनी बेटी से डर रहे हैं? जब आपके घर की परवरिश अच्छी है तो ज़रूरी है कि हर जगह सोनम और मुस्कान ही निकले। इसी देश में सीता, राधा, गार्गी, अपाला जैसी, माँ पद्मावती जैसी, हाड़ा रानी जैसी भी महिलाएं हुई हैं। तो एक का कृत्य आप सब पे डाल रहे हैं। यहीं पे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण भी तो छीने हैं, तो आपको वो स्वरूप क्यों नहीं दिखता है? मगर इसीलिए मैं पूरे मर्दों की तरफ से बोलना चाहूंगा कि वो कुछ व्यक्ति हैं जो महिलाओं को दबाते हैं, नहीं तो हमने महिलाओं को तो अपने से ऊपर रखा है। देखिए ये देश यही रहा है आज भी। आपने जो बात कही, हमारे वैदिक कालीन सभ्यता यही रही है। आज भी सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता। राधे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं कहा जाता। गौरी शंकर कहा जाता है, शंकर गौरी नहीं कहा जाता। तो हम तो उस संस्कृति से हैं, उस सभ्यता से हैं जहां पे महिलाओं को देवी का स्वरूप दिया गया। कुछ विशेष परिस्थिति में अगर हम मुगल कालीन बात करें, वो बात बहुत बड़ी हो जाएगी, उसको मैं बहुत अधिक खींचना नहीं चाहती। मध्य स्तरीय उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए। उन नियमों को हमने क्या नाम दे दिया? उनको हमने संस्कृति से जोड़ दिया। हमारे यहाँ अगर पर्दा प्रथा होती तो माँ सीता स्वयंवर के लिए राजा जनक स्वयंवर का पूरा अपना जो सेटअप जमाते वो ना करते। हमारे यहाँ स्वतंत्र वर चुनने की व्यवस्था थी। हमारे यहाँ स्त्रियों को किसी अपनी कला चुनने की, हाँ, उनको शास्त्रार्थ की पूरी समझ थी, वो शास्त्रार्थ करती थी। तो स्त्रियों को हमेशा से देवी तुल्य माना गया है। अच्छा, अब क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियां हर जगह हैं, अगर आपको 4 स्त्रियां बुरी दिखी तो आपको 40 पुरुष भी तो बुरे दिखने चाहिए। बरसों से दहेज हत्या में मारी जाने वाली स्त्रियां, हमारा संघर्ष तो मुझे लगता है गर्भ से शुरू हो जाता है। आपने कभी देखा है कि एक पुरुष, एक बेटा हुआ हो, उसके बाद अगर भ्रूण जो चेक कराया जाता है तो कभी दूसरा बेटा रहने की वजह से किसी ने गर्भपात कराया हो तो मुझे नाम बताइए। एक बेटी होती है, उसके बाद निरंतर चेकअप कराया जाता है कि बेटी है कि नहीं, बेटा है कि नहीं, और बेटियों को गर्भ से ही भय रहता है। तो हम तो वहीं से दबे कुचले हैं। हम तो वहीं से अपना संघर्ष लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुरीतियां थी, मगर अब भारतवर्ष में ऐसी कुरीतियों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। जी। और इसके लिए हम भारतवासियों को, भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। और बद्दी में भी हम जो ये कुरीतियां सारी समाप्त हो रही हैं, इनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उसका भी समर्थन देते हैं पूरी तरह से। जी। अभी जब बात आ ही गई है महिला की, तो हम जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी बात कैसे टाल दें? हम जानना चाहते हैं कि आप वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे जानती हैं और उसको मंच पे कैसे रखते हैं? देखिए, अगर मेरे हिसाब से महिला के अधिकारों की बात की जाए या महिला की वास्तविक स्थिति की बात की जाए, तो अगर कुछ एक परिस्थिति में, देखिए वो अपवाद होती हैं जहाँ पे 2 या 4 की संख्या हाँ वाली रहती है। अधिकतर संख्या क्या देखी जाती है? जहाँ पे ना की अधिकता अधिक हो। तो आज भी महिलाएं संघर्ष ही कर रही हैं। मैं मंच पे हूँ, मैं घर की भी स्थिति देखती हूँ। मैंने स्कूल में 5 साल तक मैं प्रधानाध्यापक रह चुकी हूँ। मैंने स्कूल की भी स्थिति देखी है। महिलाओं के जीवन का आज भी संघर्ष खत्म नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आवश्यकता से अधिक अपेक्षा। महिलाओं को अधिकार नहीं कि वो अपने पति से अपेक्षा कर सके, अपने पुत्र से अपेक्षा कर सके या अपने समाज से अपेक्षा कर सके, लेकिन महिलाओं से सबको अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक देवी का दर्जा तो दे दिया। अब देवीय गुणों को हम कब तक निचोड़ेंगे? एक महिला किसी भी चीज को कितना सहेगी? कब तक सहेगी? कब तक उसको त्याग के नाम पे, उसको बलिदान के नाम पे, उसको शालीनता के नाम पे कब तक हम ठगेंगे? हम उन पाश्चात्य सभ्यता की नारियों की बात नहीं करते हैं जिनको कम कपड़े पहनना आजादी समझ में आता है, जिनको पिता पुत्र इन सब से परे रहना आजादी समझ में आता है। मैं उन स्त्रियों की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं उन्हें स्त्री समझती ही नहीं हूँ। मैं उन स्त्रियों की बात कर रही हूँ जो आज भी अपनी छोटी सी पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में। हमने कई बार ऐसा देखा भी है और ऐसा हो भी रहा है कि जो स्त्रियां आगे बढ़ती हैं
उनकी कोई जरूरत नहीं होती बढ़ने की, और जिनकी जरूरत होती है बढ़ने की वो बेचारी दबी रह जाती है और समाज उनको दबाता है, उनके घर के उनको दबा के रखते देखिए, सही मार्गदर्शन इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और सही मार्गदर्शन के साथ-साथ आपका सही व्यक्तियों के साथ उठना-बैठना। कभी-कभी हम न चाहते हुए भी शिकार हो जाते हैं, कुछ ऐसे भ्रम में हो जाते हैं, कुछ ऐसे जाल में हमें दबोच लिया जाता है कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ पहुँचने से पहले ही हम समर्पण करके, हार के पीछे हट जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि पात्र कौन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रोगी को दवा की ज़रूरत होती है, जो निरोग है उसको दवा की ज़रूरत नहीं होती। जी। तो पात्र कौन है, आपको पात्रता जानकर उसका सही मार्गदर्शन, जैसे कि श्री राम सेना जो कर रही है, जो स्त्रियों के लिए कर रही है, शिक्षा से लेके अन्य जितने भी विषय में, ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे छोटी-छोटी संस्थाएँ देखी हैं, जो ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके हुनर का उनको शिक्षा-दीक्षा देकर उनके हुनर से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि यदि आप पात्र व्यक्ति को खोजेंगे, और क्या ज़रूरत हुई कि चाणक्य को चंद्रगुप्त खोजना पड़ा? चंद्रगुप्त स्वतः तो मिल नहीं गए, बिल्कुल। ये चाणक्य की खोज थी। जी। तो जब आपके पास सत्ता हो, जब आपके पास क्षमता हो, जब आपके पास नेतृत्व करने की क्षमता हो, तो आप कुछ लोगों को ऐसा खोजिए, कुछ लोगों को ऐसा ढूँढिए कि जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। महिलाएँ भी इसमें बहुत अधिक तरीके से सहभागिता कर सकती हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। महिलाओं के बिना तो भारतवर्ष नहीं चल सकता एक कदम भी। बिल्कुल। ये तो सत्य है, और प्राचीन काल से आप देख लो, चाहे आप कोई भी महाभारत का किस्सा उठा के देख लो, महाभारत क्यों शुरू हुई? एक महिला के लिए ही शुरू हुई। अपमान से। महिलाओं का अपमान को बचाने के लिए वो तभी शुरू अपमान का हुई। बदला लेने के लिए, बिल्कुल। आपने इतने वर्षों में कई मंच साझा किए, इतने बड़े-बड़े मंच साझा किए, मगर अगर हम बॉलीवुड के मंच की बात करते हैं, तो बॉलीवुड ने महिला को ऐसे दिखाया, एक लड़की को ऐसे दिखाया, जो नहीं दिखाना चाहिए, भारत संस्कारों के, भारत संस्कृति के हिसाब से। तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उससे जो लड़कियों के दिमाग पे है, वो बैड इम्पैक्ट जाता है कि हम अगर ये करेंगे तो इससे हमारा नाम होगा, ये करेंगे तो इससे घर में पैसे आएँगे, और यही वुमेन एम्पावरमेंट है, यही फेमिनिज़्म है। तो असली वुमेन एम्पावरमेंट, असली फेमिनिज़्म क्या है? देखिए, जैसा कि आपने बॉलीवुड की बात की, हम वो नहीं खाते हैं जो हम चाहते हैं, जो परोसा जाता है हम उसे पसंद करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ गलती हमारी है कि जब कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई तो हम ही आपने बहुत आनंद से उसको देखा। मैंने आज भी देखा है कि किसी भी अच्छी रील को आप उठा के देख लीजिए, उसमें व्यूज़ नहीं रहेंगे। लेकिन जहाँ पे अंग प्रदर्शन फुहड़ता रहती है, मिलियन-मिलियन में व्यूज़ जाते जी। हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, देशी, अंकित समझ रहे होंगे कि रानी पलरी भर घूलर खाए गेन घिनाते घिनात। अच्छा। तो समझ रहे होंगे ये, हम उस चीज़ को नकारते भी हैं, लेकिन आनंद भी लेते हैं। जब तक हम इस दोहरे मापदंड पर चलेंगे, तब तक ना तो फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी का भला होने वाला है, ना श्रोताओं का, ना वहाँ पे काम कर रही स्त्री का। और दूसरी चीज़ ये कि महत्वाकांक्षा, अगर मेरी सामर्थ्य जो है वो 2 कदम चलने की है, लेकिन मुझे ये बताया जाएगा कि आपको मैं 10 कदम लेके चल सकता हूँ, तो मेरे अंदर यदि महत्वाकांक्षा जन्मेगी, तो वहाँ से चीज़ें बुरी होना लाज़मी है। जिस दिन मुझे अपनी कैपेसिटी से बड़ी चीज़ें मिलने लगें, मुझे पता है कि मुझे कवि सम्मेलनों में साधारण रूप से 20-25 हज़ार मिल रहा है। मुझे एक कवि सम्मेलन का अनायास अगर 2-2 लाख मिलने लगेगा, तो मेरे अंदर उस क्षेत्र को लेकर अति महत्वाकांक्षा आ जाएगी। धीरे-धीरे मुझ में पतन की वो सारी चीज़ें विद्यमान हो जाएँगी, जो नहीं होनी चाहिए। तो नेम फेम के साथ-साथ वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? आपको बहुत कम कार्य की बहुत अधिक कीमत मिल रही है। जी। आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप थोड़ा-सा पैर अपना दिखा दीजिए, या थोड़ा-सा आप अपने आप को अंग प्रदर्शित कर दीजिए, करोड़ों-करोड़ में आप खेलेंगे, और वही मूवी भी सफल है। क्यों हम आप देखने जाते हैं? एक गंदी सी सीन देखने के लिए पूरे-पूरे सिनेमा हॉल में भीड़ मच जाती है। जी। तो हम क्यों नहीं बहिष्कार करते हैं? हम छोटे से थे, हमें करेले की सब्जी नहीं पसंद रहती थी। हम ज़िद कर देते थे कि नहीं खाएँगे, तो हमारे यहाँ आलू की बनती थी। तो हमें वो चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन हम अपनी बहन-बेटियों को सुरक्षा में की दृष्टि से देखकर तब उसको देखना चाहते हैं। छावा मूवी बनी, मैं कहती हूँ, कितने लोगों ने अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को, बेटों को, बहुओं को दिखाया होगा? किसी ने नहीं। एक अश्लील मूवी, हमारे यहाँ के बहुत सुप्रसिद्ध हीरो हैं इमरान हाशमी, उनकी सारी मूवी, उनके सारे किसिंग सीन आज तक सबको याद हैं, एक-एक गाने याद हैं, लेकिन पुरानी मूवी में कोई एक सैद्धांतिक रोल उठा के देख लीजिए, आप सबको कितना याद होगा? तो समस्या ये है कि हम उसे देखना भी चाहते हैं, लेकिन समाज में हमको
अपनी छवि भी अच्छी बनानी है, तो जब तक ये दो तरफ़ा हम जीवन जिएँगे, तब तक ऐसी भ्रष्ट चीज़ें होती ही जाएँगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और दो तरफा की रियलिटी अभी कुछ समय पहले ही हुई, जब श्री जी ने प्रेमानंद महाराज जी ने एक वाक्य बोला, जी, जी। बल्कि वो वाक्य दोनों के ऊपर था, पुरुष के ऊपर भी, महिला के ऊपर भी, स्त्रियों के लड़के ऊपर के ऊपर भी, लड़की के ऊपर भी। जी, जी। मगर वो दिखाया ऐसा गया कि सिर्फ लड़की को ही नीचा गिराया गया है। जी, जी, जी। तो उसकी वजह से लोगों ने काफी बहिष्कार किया। जो लोग 2 दिन पहले ही उनका स्टेटस लगा रहे थे जी, जी, अपने इंस्टाग्राम या हैंडल पे, और उन्होंने ही बहिष्कार शुरू कर दिया। देखिए, बाबा तुलसी ने बहुत पहले मानस में लिखा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना शब्द को लोगों ने अपने-अपने हिसाब से लिया। किसी ने ताड़ना, जैसे कि सामान्यतः ताड़ने का शब्द हमारे अवधी भाषा में देखा जाए तो देख-रेख कहा जाता है कि उनको ताड़ रहे थे, मतलब देख-रेख रहे थे। एक ताड़ना होता है जिसमें आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी का या अनिरुद्धाचार्य जी का, उनको भी मैं सम्मिलित करूँगी। जी। थोड़ा-सा अनिरुद्धाचार्य की कहने की थोड़ी-सी शैली थी, वो मुझे थोड़ी कम पसंद आई। प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत सटीक शब्दों में कहा, और एक स्त्री होने के नाते मैं दोनों का समर्थन करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि स्त्रियां अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किस हद तक, किस स्तर तक जा सकती हैं। यदि उन्हें आप न चाहते हुए भी, अयोग्य होते हुए भी सिंहासन देंगे, तो हर तरह का पतन होना स्वाभाविक है, और स्वाभाविक है, होगा। जब सारी बातें हो ही रही हैं मैम, तो हम प्रेम को कैसे नकार सकते हैं? आप हमें बताइए कि एक प्रेम की कितनी ज़रूरत है और प्रेम की कितनी महत्वता है हमारे आज के समाज में, आज के यूथ में? देखिए, प्रेम से बड़ा सत्य तो कुछ है ही नहीं है। हमारी इस विषय पे भी बात हुई, और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने जाना है, प्रेम के बिना हर व्यक्ति अधूरा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। प्रेम का सबके जीवन में महत्व है। जीव-जंतु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। अब अगर यूथ की बात की जाए, इसमें मैं फिर से उन दोनों महापुरुषों के बयान को लेना चाहूँगी, जो प्रेमानंद महाराज जी ने जिस बयान को दिया, और युवतियाँ हमारी बहुत बिफर पड़ी या अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को लेकर। मेरे हिसाब से जब प्रेम लौकिक सुखों की कामना हेतु किया जाता है, तो वो प्रेम पावन नहीं होता, पवित्र नहीं होता। जब आप अलौकिक सुखों की कामना हेतु प्रेम करते हैं, किसी भी स्त्री से, किसी भी पुरुष से, वो प्रेम आपका पावन हो जाता है। प्रेम कभी गलत हुआ ही नहीं। अब मैं लौकिक और अलौकिक का आपको अंतर बताती हूँ। जब आप प्रेम किसी इच्छा की पूर्ति हेतु किसी से करते हैं, कि मैं इनसे प्रेम कर लूँ, मुझे नोट्स मिल जाएँगे, मुझे बिना मेहनत किए कॉलेज आना-जाना हो जाएगा, मुझे महँगे-महँगे गिफ्ट्स मिल जाएँगे, तो ये आपका लौकिक प्रेम हुआ। इसमें आपने इच्छा रखी। तो जब आपने किसी भी संबंध में स्वार्थ रख दिया, इच्छा रख दी, तो वो प्योरिटी वहाँ से खत्म हो गई। फिर उसके अंतराल पे आपकी सारी जितनी भी अभद्र चीजें हैं, वो सब सम्मिलित हो जाएंगी। अगर हम लौकिक में अभी बात कर ही रहे हैं, तो एक बीच में वाक्य आया था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो हमारे भारत में इतना बढ़ता जा रहा है, क्या वो हमारी परंपराओं के लिए चुनौती तो नहीं बनता? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज भी हम संस्कारों में पगे बंधे रहते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात कहने वाली हूँ, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, 14 वर्ष हो गया विवाह को मेरे। जब माता-पिता अपनी इच्छा से, आपकी भी मर्जी, मैं अभी जिस युग में हम जी रहे हैं, मैं इस बात को मान नहीं सकती कि आपके माता-पिता ज़बरदस्ती आपका ब्याह करा सकते हैं। जिस इस समय में एजुकेशन और हमारी आईटी, अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इस युग में हम ये मान ही नहीं सकते कि किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का आप जबरदस्ती विवाह करा सकते हैं। आप सहमति से ही विवाह करते हैं। लेकिन सामाजिक विवाह में आप हर एक की खुशियों के लिए, देखिए, अपनी खुशी के लिए तो एक जानवर भी जी रहा है। बिल्कुल। अगर आप सबकी खुशियों का ध्यान रखते हुए, सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, अपने समाज, अपनी जाति, अपने कुल का मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए जब आप विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो आप छोटी-छोटी बुराइयों को भी अच्छाइयों का रूप देकर, त्याग की भावना से, प्रेम की भावना से, सेवा की भावना से वो जीवन जीते हैं, और आप संतुलित करते हैं। लेकिन जब आप लिव इन रिलेशन की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से, अगर बहुत मुखर होकर कहूँ, तो इससे घटिया व्यवस्था मुझे दूसरी कोई नहीं लगती। मैंने तो एक ऐसे वीडियो देखा था जिसमें वो टेस्ट ड्राइव जैसा पता नहीं क्या-क्या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी। अगर उन मोहतरमा से मैं पूछूं कि बहन, यदि आपकी बेटी इस तरह का टेस्ट ड्राइव ले, हमें अपने लिए तो सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत आसान लगती हैं। अगर
कोई बेटी कहे अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं टेस्ट ड्राइव ले सकती हूँ, तो उस माँ के हृदय से पूछिए जो नारी स्वच्छंदता की बात करती है। मुझे एक बिल्कुल। प्रकरण याद आता है, एनसीसी कैंडिडेट में बहुत अच्छी कैंडिडेट थी, तो मेरे पिताजी हमेशा से मना करते थे जाने के लिए, नहीं वहाँ नहीं जाना, 12-12 दिन का कैंप लगता था, तो पापा मेरे हमेशा मना करते हैं और मुझ में इतना क्रोध आता था उस समय कि मतलब मेरा करियर ये समाप्त करने के पीछे लगे हैं, मेरा भविष्य बिगाड़ रहे हैं, बहुत क्रोध आता था। लेकिन अब जब मैं एक लड़की की माँ हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मेरे पिता 100% सही थे। मुझे अगर अपनी बेटी को कहीं 2 घंटे के लिए भेजना हो, तो मेरा मन डरेगा, मैं 100 बार सोचूँगी कि वो किन परिवेश में है, कैसी उसकी मित्र मंडली है, क्योंकि बच्चों का दिमाग वर्तमान चीज़ों को वो दूरदर्शी नहीं है। बिल्कुल। उनको त्वरित चीज़ें दिखती हैं, उनको जिसमें आनंद आया वो उनके लिए बेहतर है। बिल्कुल। हम तो कई पाश्चात्य सभ्यता के व्यक्तियों के बारे में पढ़ के अपने आप को महाज्ञानी भी मानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सामाजिक संस्था, एक विवाह का जो एक सामाजिक बंधन बंधा है, उससे इतर कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। हाँ, किन्हीं-किन्हीं परिस्थितियों में नहीं अच्छी बैठ रही है, नहीं प्रेम हो पा रहा है या कलह बहुत अधिक है, तो उसको आप आपसी सहमति से आप अलग हो सकते हैं, जिसमें आपके माँ-पिता भी सम्मिलित हों या जिसमें आपकी परिस्थितियाँ बहुत सम्मिलित हों। बाकी अगर बात की जाए लिव इन रिलेशन की, बात की जाए टेस्ट ड्राइव की, बात की जाए ऐसे फर्जी के प्रेम संबंधों की जो प्रेम की आड़ में सिर्फ आपका भोग करके आपको किनारे कर रहे हैं, जी। तो यहाँ पे बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। इस जितने भी बच्चे हैं, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आप पहले तो माता-पिता को कि आप किसी भी तरह की अनावश्यक चीज़ें बच्चों पे ना थोपें। आप जब अपनी चीज़ें थोप के उनको छोटी-छोटी चीज़ों पे डाँटना शुरू करेंगे, तो बच्चे बहुत शार्प माइंड है, वो आपसे छिपाना शुरू करेंगे, जी, गलतियों को बिल्कुल, छिपाना बिल्कुल। शुरू करेंगे। कभी भी अगर आपका बच्चा गलती करके आता है, तो आप उसको बहुत प्यार से ट्रीट करें। ईश्वर ने भी अगर अवतरण लिया तो उनसे भी गलतियाँ हुई, चाहे वो राम जी का अवतार हो, चाहे वो कृष्ण जी का अवतार हो। हर हर अवतार में जब गलतियाँ हुई, तो हम सब तो एक सामान्य इंसान हैं। और वो बट गलतियाँ भगवान ने इसलिए की क्योंकि आम एक लोगों आम को इंसान समझ समझ सके कि सके कि अवतारों से भी गलतियाँ हुई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। सहमत हूँ इस बात से। तो माता-पिता भी समझें, जब आप उनकी हर एक गलती को, हर एक बात को इतना उनको प्रेम दीजिए, इतना उनके अंदर विश्वास पैदा कीजिए कि उनको आपसे असुरक्षा लगे ही ना। एक असुरक्षित बच्चा ही बाहर मित्र, प्रेम और ये सब ढूँढता है। जब उसको बराबर प्रेम, बराबर उसकी सहानुभूति और उसको महत्व दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आवश्यकता होगी बाहर प्रेम ढूँढने की। और बच्चों को भी ये चाहिए कि जीवन में कोई भी कृत्य ऐसा ना करें कि जो उनके माँ-बाप को पता चले या उनके घर के लोगों को पता चले, तो वहाँ से विद्रोह उत्पन्न हो। बिल्कुल। आप हर चीज़ शेयर करिए। माँ-बाप को भी चाहिए कि वो भी मित्रवत रहें, बच्चों को भी चाहिए कि बाहर मित्रों से बात करने से अच्छा, बाहर अपनी चीज़ों को फैलाने से अच्छा है कि उसको घर में कहें। मैं आपसे एक बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ कि एक महिला को या एक स्त्री को, एक लड़की को कैसा होना चाहिए? देखिए, मेरे मायने बहुत अलग हैं। मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले तो आपको स्वयं में खुश रहना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने सपने देखने चाहिए। सपनों का देखिए कोई एक मानक नहीं होता, सपने हम कितने भी बड़े देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। उन सपनों को पूरा करने की जो हमारी क्षमता है, उस पे हमें विश्वास रखना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मैं अपने कविताओं के माध्यम से लोगों का मन जीत सकती हूँ, तो मैं अपनी कविताओं से ही प्रयास करूँगी। मुझे अंदर किसी चीज़ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। तो एक एक आदर्श नारी की बात की जाए, तो मेरी नज़र में आदर्श नारी घूंघट करके या रात-दिन सास-ससुर का पैर दबा के या किचन में भाँति-भाँति के पकवान बनाकर आदर्श स्थापित नहीं कर सकती है। वो करे अलग बात है, बहुत सारी स्त्रियों को ये पसंद भी है, मैं उनको भी मना नहीं करती, उनका भी मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जीवन में आप संतुलन बना के अपने सपनों का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पति, अपने माँ-बाप, सब में संतुलित बना के सबसे पहले आप अपने को महत्व दीजिए। यदि आप प्रसन्न रहेंगी, तो आप प्रसन्नता देंगी। यदि आप स्वस्थ रहेंगी, तो आप किसी के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगी। तो सबसे पहले स्वयं को खुश रखिए, स्वयं को संतुष्ट रखिए। सपनों को देखिए, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करिए। लेकिन वो मेहनत सही दिशा में जा रही है, सही दिशा निर्देशन में हो रही है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं किसी भी कार्य में। जिस फील्ड में जितना अधिक समय लगेगा उतना ही स्थायी होगा। अगर कोई आपको बता रहा है कि शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत फेमस हो सकते हैं, बहुत जल्दी आपको सफलता मिल सकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि दिया जितना ज़्यादा फड़फड़ा के जलता है, वो उतनी जल्दी ही बुझता है। बिल्कुल जी। और जो दिया जितनी ही मध्यम गति से
टिमटिमा के चलता है, वो पूरी रात अंधेरे से लड़ता है। तो आप अपने आप को बहुत इंस्टेंट वायरल होने के चक्कर में, बहुत इंस्टेंट पैसे कमाने के चक्कर में अपने मानक को मत तोड़ें। आप परिश्रम करते रहें, लोगों से बहुत सरलता सहजता से मिलते रहें, प्रेम से मिलते रहें, आपका मन आपको ना धिक्कारे। और एक मैं छोटी-सी चीज़ और कहूँगी, जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी, जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी, आप अपने जीवन में कुछ भी कार्य करें तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें हमेशा। एक, यदि आपके माता-पिता आपको उस स्थिति में देखें जो कार्य आप कर रहे हैं, तो आपको कैसा फ़ील हो? जी। और शादीशुदा स्त्रियाँ हमेशा ये सोचें कि यदि आपका बच्चा आपको उस कार्य को करते हुए, चोरी, डकैती कुछ भी करते हुए देखे तो आपकी क्या स्थिति होगी? यदि आपके दिमाग में ये 2 चीज़ें बराबर बनी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कभी कोई बुरा कार्य कर सकता है। बिल्कुल, हम खुद को उनकी जगह डाल के देखें कि बिल्कुल, वो क्या बिल्कुल। सोचेंगे और हम क्या सोचेंगे अगर हम उनकी जगह होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये प्रश्न महिला के ऊपर इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं कहना चाहते कि महिला कमजोर है या डरती है। हम ये बताना चाहते हैं कि पूरी एक महिला ही है जो समाज को निर्देश देती है, एक पुरुष को निर्देश देती है। और बिल्कुल। कोई भी मंच हो, कोई भी साज सज्जा हो, कोई भी कथा हो, कीर्तन हो, अंत में हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, भारत माता की जय। जय। तो इसके आगे अब हम आपके बारे में पूछना चाहेंगे कि जो प्रेम के ऊपर आप कविताएं करती हैं, जी, जी। वो अगर किसी लड़की को सीखनी हो या समझनी हो, क्योंकि एक ये जो सारी चीजें होती है समझने में बहुत देर लगती है, तो वो कैसे समझा जा सकता है? देखिए, अध्ययन से ही सब कुछ संभव है। आप जितना पढ़ेंगी, यदि आपको प्रेम लिखना है, तो सबसे पहले आप मंथन करिए, आप पढ़िए कि वास्तव में प्रेम है क्या? मैंने कई सारी कवित्रियों को देखा है, कुरकुरे, चिप्स और पता नहीं क्या-क्या करके मुझे ये वो मेरे समझ में नहीं आता, मैं उनको देखती हूँ, हालाँकि मैं खुद भी अपने आप को बहुत परिपक्व नहीं मानती, अभी मैं भी सीख रही हूँ। लेकिन जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप मंथन करेंगे, जब आप चिंतन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। हम तैयारी तो कर लेते हैं, जैसे एक उदाहरण, मुझे चंडीगढ़ आना है। ऐसे नहीं कि इधर से बुलावा आया मैं तुरंत चलने लगी। मैं उसकी एक तैयारी करती हूँ, अपना बैग पैक करती हूँ, मुझे किस तरीके की वहाँ कविताएँ पढ़नी है, तो इस तैयारी के साथ, तो जब भी आप कुछ करें तो आप उसमें मंथन करें, चिंतन करें, उसकी तैयारी करें, उसके बाद आप फ्रंट स्टेज पर आएँ। तो प्रेम के विषय को आप पढ़िए, बहुत सारे कवियों ने लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे काव्य हैं, बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं। जब तक आप प्रेम को समझेंगे नहीं, तब तक आप प्रेम पे लिख नहीं सकते हैं। और प्रेम को समझने के लिए प्रेम करना भी बहुत आवश्यक है। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई प्यारा सा आपके जैसा लड़का ढूँढा जाए। प्रेम तो बस प्रेम है, प्रेम हो जाता है। प्रेम कभी अपने आप से होता है, कभी अपने घर से, कभी प्रकृति से, कभी ईश्वर से। तो प्रेम तो अकाट्य है, अकाट्य सत्य। नहीं, हमारी पूरी टीम में प्यारे-प्यारे लड़के हैं सभी। नहीं, अभी आप ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं मुझे। मैं आप सबकी भी तारीफ़ करूँगी। तो तारीफ की बात आएगी तो शुद्ध टॉक्स पे 2-3 लाइनें अगर कह सके आप तो। देखिए, एक तो प्यारी लाइन अभी आज मैंने पढ़ी, हम किस माहौल में और किन लोगों के बीच रह रहे हैं, बिल्कुल। कैसे लोग हमारे आस-पास रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पहचानने की। हम एक लाइन आती है ना कि विश्वासघात, तो विश्वासघात कहाँ होता है? जहाँ पे अति विश्वास होता है। यदि आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो घात कहाँ से खाएँगे? दुखी हम कब होते हैं? जब हमें अपेक्षाएँ लोगों से बहुत अधिक होती हैं। जब हम राधे-राधे करते हैं तो हम बदले में उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला भी हमें राधे-राधे ही करे। मतलब हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, वहाँ पे भी अपेक्षा रख के ले रहे हैं। तो थोड़ी-सी अपनी अपेक्षाएँ कम करिए, अपने में मस्त रहिए। 4 पंक्तियाँ यूँ हुई कि तू से तुम फिर आप बनाने वाले लोग। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मेरे आसपास तो बहुत थे, अभी मैंने छँटनी की हुई है कि तू से तुम फिर आप बनाने वाले लोग, रस्सी को भी सांप बनाने वाले लोग, ढूंढोगे तो गली गली मिल जाएंगे, ढूंढोगे तो गली गली मिल जाएंगे, यहाँ गधों को बाप बनाने वाले लोग, यहाँ गधों को बाप बनाने वाले लोग। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अंत में आप हमारे चैनल को किस प्रकार देखते हैं कि हम किस प्रकार आगे बढ़ें, क्योंकि हिमाचल का इकलौता मंच है जी, जो ये ऐसी सारी चीजों के लिए उत्पन्न हुआ है, हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुआ है। जी जी जी। तो आप हमारे दर्शकों से
ऐसे दरख्वास्त कीजिए कि हमें फॉलो करें, हमें जी, ज्यादा। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आपकी पूरी टीम को वो फॉलो करें, आपके पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करें और आपको भी मैं विशेष सलाह दूँगी कि कई लोग ऐसे होंगे, आप लोग सर्च किया करिए कि आपके यहाँ का कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है, अब वो जनसंपर्क में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए आप एक और व्यवस्था करिए जो स्टूडियो में आने तक के लिए सक्षम नहीं है। आप उनके घर पे ऐसा सेटअप जमाइए, कोई बच्ची जो अभावों में पढ़ रही है, लेकिन उसने अच्छा नंबर लाया है, जी, तो आप उन बच्चियों को मौका दें, जिनमें एक्स्ट्रा टैलेंट है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आप उन लोगों को भी टैलेंट दें। अंकित परमार भैया इसमें जुड़े हुए हैं, सर जुड़े हुए हैं, सर से तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल पाएँगे। बिल्कुल। तो आप घर-घर तक पहुँचिए और घर-घर में जहाँ पे भी आपको प्रतिभा दिखे, आप तुरंत उसको अपने पॉडकास्ट में मौका दीजिए। और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनको शेयर करें। बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पर और मैं विनती करती हूँ कि आदरणीय राजेश जिंदल सर से भी सब लोग जुड़ें और इनका जो भी मोटिव है, बहुत प्यारा इनका मोटिव है। मैंने तो जितना इनको पढ़ा, जितना इनको सुना, मेरी सर से बात हुई थी, सर के मैनेजर सर से बात हुई, तो जब वो कुंभ की बात हो कि प्रयागराज से इतनी बॉटल्स लाके दान देना, इतना अन्न दान देना, कोरोना में इतनी चीजें, मतलब मुझे बहुत मैं इंस्पायर हुई और यकीन मानिए सर, मेरा भी कहीं न कहीं ऐसा है, ईश्वर जाने कि कैसे क्या संभव होगा। मेरा भी बहुत मन करता है कि अगर मुझे एक रोटी और ढंग का कपड़ा मिल रहा है, तो मेरे जानने वाला कभी कोई भूखा ना रहे या मेरे सामने बैठते समय उसको कहीं ये इंफीरियर ना फील हो कि इनके पास बेटर है, मेरे पास कम है। तो इस मोटिव को लेकर सर चल रहे हैं, सर का भी सब लोग अनुसरण करें, लोग इनसे भी मिलें और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद जी। अंत में एक हमारा पूरी टीम की तरफ से एक छोटा सा उपहार होता है हमारे गेस्ट के लिए, थैंक यू सो मच, जो हम थैंक देना यू सो चाहेंगे। मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जी, जी, बहुत और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी वीडियो देखने के लिए। इसी तरह हमें प्यार करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर और करें, मैं उम्मीद सब्सक्राइब करती हूँ कि मैं फिर आऊँ एक नए पॉडकास्ट के साथ, कुछ नए-नए मुद्दों के साथ। करें। नए पुनः गेस्ट आऊँगी। के साथ भी अच्छा, नए गेस्ट ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। आप साथ में और भी लेके आएंगे। जी, जी, ज़रूर। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा आप सबको कि एक हमारा एक कॉन्सेप्ट था, वो आपने देखा भी होगा कि हम जो किसी की भी मन की बात है वो आप सभी दर्शकों को बताएंगे, तो उसमें प्रीति जी की सबसे पहले आवाज आएगी आपके सामने। जी, बहुत आभार, तो बहुत आभार। उसके बाद जो आवाजें आएंगी वो आप सभी दर्शकों को, कोई भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम नाम और फेस नहीं दिखाएंगे उसमें। प्रीति जी जाने माने चेहरे हैं और चाहते हैं कि उनकी आवाज सामने आए, तो इस करके हमने उनका नाम लिया। जी, तो ज़रूर। धन्यवाद बहुत बहुत शुभ टॉक्स के वीडियो को देखने के लिए, पूरे बहुत-बहुत पॉडकास्ट के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।